और जब ग्रेनाइट के ब्लॉक वहां रखे गए थे, तब तक चूना पत्थर के वे मुख्य ब्लॉक पहले से ही घिस चुके थे। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट के ब्लॉकों को जानबूझकर और सोच समझकर उन घिसाव के निशानों में फिट करने के लिए काटा गया था, जो हमारे अनुमान से वहां मौजूद कहीं अधिक पुराने महापाषाण ब्लॉकों पर बने थे। भौतिक रूप से देखा जाए तो तांबा और रेत आधुनिक मशीनों की गति से ग्रेनाइट को कभी नहीं काट सकते, लेकिन मिस्र में मिले एक प्राचीन ड्रिल कोर में ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो इस असंभव से दिखने वाले कारनामे के वास्तव में घटित होने की पुष्टि करते हैं। इस कलाकृति पर खुदी हुई निरंतर सर्पिलाकार धारियां यांत्रिक सटीकता का ऐसा स्तर दर्शाती हैं जो प्राचीन काल के किसी भी हाथ से चलने वाले औजार से संभव नहीं था। ग्राहम हैनकॉक इस टुकड़े को महान पिरामिडों के निर्माण के रहस्य को सुलझाने की अंतिम कुंजी बताते हैं। वह ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। गीजा पठार या घाटी मंदिर में दसियों टन वजनी विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों के सामने खड़े एक ब्राजीलियाई व्यक्ति का भ्रम। किसी के भी मन में उठने वाला पहला प्रश्न हमेशा एक ही होता है, उन्होंने इन्हें कैसे तराशा? विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला और पुरातत्व की पाठ्य पुस्तकों में एक सदी से अधिक समय से छपा आधिकारिक उत्तर सरल और सुसंगत है। मिस्र विज्ञानी दावा करते हैं कि पिरामिड निर्माताओं के पास कांस्य युग के सबसे आदिम औजार ही थे। उन्होंने तांबे की छेनी, तांबे की आरी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से रेत का इस्तेमाल किया। यह सिद्धांत भूविज्ञान में मानक मापक मोहस कठोरता पैमाने पर आधारित है। तांबा एक नरम धातु है। मोहस पैमाने पर लगभग 3 पर स्थित ग्रेनाइट, जो ग्रेट पिरामिड के कक्ष की प्राथमिक सामग्री है, कहीं अधिक कठोर है और 6ठे या 7वें स्थान पर आता है। भौतिक रूप से तांबा ग्रेनाइट को नहीं काट सकता। ग्रेनाइट को तांबे के ब्लेड से काटने का प्रयास करें तो ब्लेड पत्थर पर कोई निशान छोड़ने से पहले ही घिसकर विकृत हो जाएगा। यही कारण है कि इस व्याख्या में क्वार्ट्ज रेत का विशेष महत्व है। रेगिस्तानी रेत में क्वार्ट्ज होता है, जिसकी कठोरता 7 होती है, जो ग्रेनाइट के बराबर या उससे थोड़ी अधिक होती है। प्रचलित व्याख्या यह है कि प्राचीन मिस्रवासी तांबे की नलियों या तांबे के आरी के ब्लेडों का उपयोग केवल वाहक के रूप में करते थे। वे रेत को खांचे में छिड़कते थे और लगातार आगे पीछे रगड़ने के लिए मानव शक्ति का उपयोग करते थे। तांबे और पत्थर के बीच फंसे नुकीले रेत के कण छोटी छोटी ब्लेड की तरह काम करते थे और हजारों घंटों की मेहनत से धीरे धीरे ग्रेनाइट को घिसते चले गए। सिद्धांत में तो यह तर्कसंगत लगता है। पर्याप्त समय और श्रम शक्ति से किसी भी चीज को घिसा जा सकता है, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक यांत्रिक अभियांत्रिकी के सिद्धांतों को लागू करते हैं तो एक गंभीर खामी सामने आती है। यह खामी घर्षण की प्रकृति में ही निहित है। ढीले अपघर्षक के साथ घर्षण एक स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसे सूक्ष्म स्तर पर कल्पना कीजिए। रेत के कण आपस में बंधे नहीं होते। जैसे ही तांबे का ब्लेड आगे पीछे चलता है, कण लुढ़कते हैं, फिसलते हैं, बेतरतीब ढंग से टकराते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। वे पत्थर की सतह पर अप्रत्याशित दिशाओं से टकराते हैं। इस भौतिक व्यवहार को यादृच्छिक टक्कर कहा जाता है। यादृच्छिक टक्करों का अपरिहार्य परिणाम एक समान रूप से अनियमित सतह का निर्माण होता है। जब आप सैंडपेपर से लकड़ी को घिसते हैं या रेत से पत्थर को खुरदरा करते हैं तो परिणाम स्वरूप एक खुरदुरा मैट फिनिश मिलती है, जिस पर अरबों ओवरलैपिंग खरोंचें हर दिशा में फैली होती हैं। केवल रेत के कणों को स्वतंत्र रूप से लुढ़कने देने से आप एक स्पष्ट रूप से सपाट सतह या तेज धार वाला कट प्राप्त नहीं कर सकते।
उपकरण की अव्यवस्था अंतिम उत्पाद पर कित हो जाती है। लेकिन यहीं पर मिस्र के स्थलों से मिले भौतिक साक्ष्य इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं। जब हम सक्कारा के सेरापियम में ग्रेनाइट की कलाकृतियों या लक्सर मंदिर में मूर्तियों का बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो हमें उनमें किसी प्रकार की अनियमित घिसावट का निशान नहीं मिलता। सतहों पर कोई खुरदरापन या धुंधलापन नहीं दिखता। इसके विपरीत वे दर्पण की तरह चिकने हैं, जो कांच की तरह प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उनका समतलपन इतनी सटीकता से बना है कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। सेरापियम में स्थित 100 टन वजनी ग्रेनाइट के बक्सों के भीतर के समकोण इतने तीखे दिखाई देते हैं कि वे ठोस पत्थर से खोखले किए जाने के बजाय कांच के पैनलों से निर्मित प्रतीत होते हैं। मानव शक्ति द्वारा संचालित आगे पीछे की गति पर आधारित ढीली रेत घर्षण प्रक्रिया ऐसे तीखे किनारे बनाने के लिए आवश्यक ज्यामितीय स्थिरता को बनाए नहीं रख सकती। असमान बल वितरण के कारण रेत के कोने हमेशा गोल हो जाते हैं। कठोर पत्थर में तेज धार वाले समकोण प्राप्त करने के लिए एक निश्चित दिशा में कटाई करने वाले उपकरण की आवश्यकता होती है, न कि स्वतंत्र गति में चलने वाले पिसाई पाउडर के ढीले ढेर की। यह विरोधाभास स्थल पर ही एक भौतिक विसंगति प्रस्तुत करता है। तांबे और रेत की व्याख्या एक अव्यवस्थित प्रक्रिया का वर्णन करती है, जबकि भौतिक प्रमाण उल्लेखनीय रूप से व्यवस्थित और उच्च परिशुद्धता वाले परिणाम को प्रकट करते हैं। यदि रेत और तांबा खुरदरी सतहें बनाते हैं, तो किस तकनीक ने आज हम जिन चिकनी सतहों को देखते हैं उन्हें बनाया है? पदार्थ विज्ञान हमें बताता है कि कटाई की प्रकृति सीधे उपकरण की प्रकृति को दर्शाती है। खुरदुरा कटाव कुंद या ढीले ब्लेड से होता है। चिकना और सटीक कटाव तेज स्थिर धार से होता है। जब हम मिस्र के ग्रेनाइट ब्लॉकों को देखते हैं, तो हमें उनमें अनियमित घर्षण का कोई निशान नहीं दिखता। हमें जानबूझकर और नियंत्रित तरीके से की गई कटाई के प्रमाण मिलते हैं। इस कटाई का सबसे ठोस सबूत पाने के लिए हम केवल पॉलिश की हुई बाहरी सतहों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अंदर देखना होगा, उन हटाए गए पत्थर के हिस्सों को देखना होगा जिन्हें प्राचीन कारीगरों ने यह मानकर अनदेखा कर दिया था कि कोई कभी उनकी जांच नहीं करेगा। अब हम 7वें कोर ड्रिल यानी सर्पिल पथ पर आते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक पुरातत्व के जनक माने जाने वाले सर विलियम फ्लिंडर्स पेट्री ने गीजा में एक व्यापक सर्वेक्षण किया। खजाने या मम्मी की खोज में लगे समकालीन खोजकर्ताओं के विपरीत पेट्री का ध्यान माप और इंजीनियरिंग की सटीकता पर केंद्रित था। उन्होंने पिरामिडों को मापने के लिए अपने युग के सबसे सटीक सर्वेक्षण उपकरण लाए और वे उस स्थल से छोड़े गए तकनीकी नमूनों, पत्थर के ड्रिल कोर को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ट्यूब में एक खोखला छेद ड्रिल करते समय एक ट्यूबलर ड्रिल बिट पत्थर को काटता है और पीछे एक केंद्रीय पत्थर का सिलेंडर छोड़ देता है। काम खत्म होने के बाद इस कोर को तोड़कर फेंक दिया जाता था। अधिकांश लोगों के लिए यह कचरा था, पेट्री के लिए यह डेटा था। वह इन कोर नमूनों का एक संग्रह इंग्लैंड वापस ले आए और उनमें से सबसे प्रसिद्ध कोर ड्रिल नंबर 7 है, जो गीजा से प्राप्त लाल ग्रेनाइट का एक टुकड़ा है। जब पेट्री ने आवर्धन के तहत कोर ड्रिल नंबर 7 की जांच की, तो उन्होंने एक ऐसी भौतिक विशेषता की खोज की जिसने प्राचीन प्रौद्योगिकी के बारे में उनकी धारणाओं को हिला दिया। इस बेलनाकार कोर की सतह पर रेत और तांबे के सिद्धांत द्वारा अनुमानित यादृच्छिक अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ खरोंचें नहीं थीं।
इसके बजाय उन्हें एक निरंतर सर्पिल खांचा मिला। यह खांचा आधुनिक पेंच के धागे की तरह ऊपर से नीचे तक स्थिर रूप से चलता है। यह कोर के चारों ओर घूमता है, पूरे 360 डिग्री के चक्कर लगाता है और बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर बढ़ता रहता है। यांत्रिक अभियांत्रिकी और मशीनिंग की भाषा में अनियमित खरोंचों और निरंतर सर्पिल खांचे के बीच का अंतर दो बिल्कुल अलग तकनीकी दुनियाओं को अलग करता है। यदि रेत के घर्षण का उपयोग किया जाता तो तांबे की नली के स्थिर घूर्णन के बावजूद भी रेत के कण लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते। हजारों रेत के कणों की अराजक गति पिछले घूर्णनों के सभी निशानों को मिटा देती। परिणाम स्वरूप ड्रिल को ऊपर नीचे करने से बनने वाले धुंधले संकेंद्रित वृत्त या ऊर्ध्वाधर खरोंच तो बनेंगे, लेकिन इस तरह की चिकनी, तेज और गहरी सर्पिल खांच कभी नहीं बनेगी। इस सर्पिल की उपस्थिति एक बिल्कुल अलग भौतिक क्रियाविधि, घुमाव या नियंत्रित कटाई को प्रमाणित करती है। कठोर पदार्थ में सर्पिल खांच बनाने के लिए काटने वाले उपकरण को दो आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, इसके लिए एक स्थिर काटने का बिंदु आवश्यक है। पत्थर में प्रवेश करने वाला दांत या किनारा ड्रिल बिट के सापेक्ष स्थिर रहना चाहिए। रेत के कणों की तरह स्वतंत्र रूप से लुढ़कना नहीं चाहिए। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपकरण इतना कठोर और पर्याप्त बल से समर्थित होना चाहिए कि ग्रेनाइट में गहराई तक घुसते समय भी यह अपना मार्ग बनाए रख सके। कल्पना कीजिए कि हल का ब्लेड मिट्टी को काट रहा है। हल गहरी खाई खोदता है क्योंकि वह मिट्टी से अधिक कठोर होता है और शक्तिशाली बल द्वारा चलाया जाता है। कोर ड्रिल नंबर 7 पर बनी खांच ग्रेनाइट को काटते हुए इसी तरह के हल के निशान हैं। औजार ने सतह को धीरे से नहीं रगड़ा, इसने ग्रेनाइट के कठोर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जालक को आक्रामक और निर्णायक रूप से चीर दिया। यह सकारात्मक विस्थापन काटने की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि ड्रिल पूर्ण ज्यामितीय नियंत्रण में एक पथ पर आगे बढ़ी, ठीक वैसे ही जैसे आज की डायमंड टिप वाली CNC ड्रिल। मैनुअल तरीकों की धीमी और अनिश्चित जांच के बजाय पेट्री की खोज ने इस छेद के निर्माण में ढीली रेत की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। रेत पेंच जैसे धागे नहीं बना सकती, केवल ड्रिल बिट से मजबूती से जुड़ी एक कठोर धार ही ऐसा कर सकती है। और इससे एक और भी पेचीदा भौतिक प्रश्न उठता है, अगर रेत नहीं तो उस युग की कौन सी सामग्री इतनी कठोर थी कि ग्रेनाइट को हल की तरह काट सके? तांबा तो निश्चित रूप से नहीं। इतने दबाव में ग्रेनाइट के संपर्क में आते ही तांबा तुरंत विकृत हो जाता। लेकिन यह मुद्दा केवल उपकरण की सामग्री तक ही सीमित नहीं है। जब आधुनिक इंजीनियरों ने कोर ड्रिल नंबर 7 पर सर्पिल खांचों के बीच की दूरी मापी तो उन्हें एक ऐसा आंकड़ा मिला जिसे देखकर कोई भी मशीनिंग विशेषज्ञ चौंक जाएगा। यह आंकड़ा लगाए गए बल के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे केवल मानवीय शक्ति से कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ कहानी अविश्वसनीय से शारीरिक रूप से असंभव की ओर मुड़ जाती है। दबाव का विरोधाभास। एक बार जब हम यह स्थापित कर लेते हैं कि कोर ड्रिल नंबर 7 पर बनी खांच एक निरंतर सर्पिल कट का प्रतिनिधित्व करती है, जो ढीली लुढ़कती रेत के बजाय एक स्थिर कटिंग एज का स्पष्ट संकेत है, तो हमें इसके साथ जुड़े मात्रात्मक आंकड़ों का सामना करना होगा। यांत्रिक अभियांत्रिकी में किसी कट का आकार उसकी विधि को दर्शाता है, लेकिन उस कट की गहराई उसके पीछे लगे बल को उजागर करती है, और यहीं पर आंकड़े वास्तव में चिंताजनक हो जाते हैं। सर विलियम फ्लिंडर्स पेट्री और बाद के यांत्रिक इंजीनियरों
जैसे कि क्रिस्टोफर डन ने ग्रेनाइट की इस कोर पर मौजूद सर्पिल खांचों के बीच की दूरी को सावधानी पूर्वक मापा। आधुनिक मशीनिंग शब्दावली में इस दूरी को फीड रेट कहा जाता है। यह सटीक रूप से दर्शाता है कि ड्रिल प्रत्येक पूर्ण 360 डिग्री चक्कर के साथ कितनी नीचे की ओर बढ़ती है। कोर ड्रिल नंबर 7 पर किए गए मापों से पता चलता है कि इसकी फीड दर 0.1 इंच है, जो लगभग 2.54 मिलीमीटर प्रति चक्कर के बराबर है। इस आंकड़े की असाधारणता को समझने के लिए समकालीन पत्थर ड्रिलिंग तकनीक से इसकी तुलना करें। आज औद्योगिक डायमंड ड्रिल बिट्स अत्यंत उच्च गति से घूमते हैं, अक्सर प्रति मिनट हजारों चक्कर लगाते हैं। फिर भी ये ड्रिल मशीनें ग्रेनाइट में प्रति चक्कर केवल इंच के कुछ अंशों तक ही प्रवेश कर पाती हैं। आधुनिक तकनीक में बिट को तोड़े बिना धीरे धीरे सामग्री को घिसने के लिए उच्च गति और कम दबाव का संयोजन किया जाता है। कोर ड्रिल नंबर 7 के आविष्कारकों ने, चाहे वे प्राचीन मिस्रवासी हों या कोई और, ठीक इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। घूर्णन गति भले ही धीमी रही हो, लेकिन काटने की ताकत बहुत अधिक थी। एक ही चक्कर में 2.5 मिलीमीटर गहराई तक कठोर ग्रेनाइट में ट्यूबलर ड्रिल बिट को घुसाने के लिए उपकरण के अपने वजन या किसी एक कारीगर के नीचे की ओर धकेलने से कहीं अधिक बल की आवश्यकता होती है। ग्रेनाइट की भौतिक संरचना अत्यधिक प्रतिरोध पैदा करती है। उस प्रतिरोध को पार करने और पलक झपकते ही 2.5 मिलीमीटर गहराई तक खुदाई करने के लिए ड्रिल को लगभग 2 टन के बराबर नीचे की ओर दबाव के अक्षीय भार की आवश्यकता थी। कल्पना कीजिए कि एक खोखली तांबे की नली के ऊपर एक पूरी तरह से सुसज्जित पिकअप ट्रक रखा जाए और उसे घुमाने का प्रयास किया जाए। क्या होगा? पदार्थ की मजबूती के सिद्धांतों के अनुसार तांबा नरम और तन्य होता है। 2 टन के बल के नीचे मोटी दीवार वाली तांबे की नली भी तुरंत प्लास्टिक विरूपण से गुजर जाएगी। ग्रेनाइट की सतह पर खरोंच लगने से पहले ही वह फूल जाएगी, सिकुड़ जाएगी या खाली सोडा के डिब्बे की तरह मुड़ जाएगी। किसी भी सार्थक कटाई से पहले ही औजार की संरचनात्मक विफलता हो जाएगी। यदि हम रेत की परिकल्पना पर वापस लौटें तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। काटने वाले किनारे के छोटे से संपर्क क्षेत्र पर 2 टन के केंद्रित दबाव के तहत रेत में मौजूद क्वार्ट्ज के कण अपघर्षक के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। संपर्क में आते ही वे बारीक पाउडर में बदल जाएंगे। रेत तभी अपघर्षक के रूप में काम करती है जब उसके कण साबुत हों और स्वतंत्र रूप से लुढ़क सकें। भारी दबाव में दब जाने पर रेत एक बेकार गद्दी बन जाती है, जो वास्तव में किसी भी धार और पत्थर के बीच सीधे संपर्क को रोकती है। इस प्रकार 0.1 इंच का आंकड़ा स्वयं पदार्थ की एक मौन स्वीकृति है। इससे तांबे के औजारों के साथ मानव श्रम के उपयोग की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ड्रिल बिट को घुमाते समय मानव मांसपेशियां 2 टन का स्थिर एक समान दबाव उत्पन्न और बनाए नहीं रख सकती, और तांबा इतने दबाव को बिना विनाशकारी क्षति के सहन नहीं कर सकता। हम भारी औद्योगिक मशीनों के अवशेष देख रहे हैं। इस पत्थर पर लगने वाले काटने के बल शक्तिशाली मशीनों द्वारा उत्पन्न बलों के समान हैं, न कि जैविक मांसपेशियों द्वारा। फिर भी यदि यह अत्यधिक दबाव ही पारंपरिक ऐतिहासिक मान्यताओं को ध्वस्त नहीं करता, तो काटने के बिंदु पर भौतिक अवस्था ही अंतिम और निर्णायक प्रहार करती है, एक असंभव भौतिक अवस्था। जब हम कटे हुए खांचे की सूक्ष्म संरचना की जांच करने के लिए कोर ड्रिल नंबर 7 को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं
जहां पारंपरिक परिकल्पनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। यह पूरी जांच का निर्णायक मोड़ है, वह क्षण जब मेहनती पत्थर तराशने वाले कारीगरों की छवियों से चिपके रहना असंभव हो जाता है। ग्रेनाइट एकसमान नहीं होता। यह क्रिस्टलीकृत मैग्मा के रूप में बनता है, जो विभिन्न खनिजों का मिश्रण होता है, मुख्य रूप से फेल्डस्पार, अभ्रक और क्वार्ट्ज। प्रत्येक खनिज की कठोरता भिन्न होती है। फेल्डस्पार और अभ्रक अपेक्षाकृत नरम होते हैं, जबकि क्वार्ट्ज मोहस स्केल पर 7वें स्थान पर आता है और अत्यंत कठोर होता है। रेत और तांबे जैसी किसी भी सामान्य भौतिक घर्षण प्रक्रिया में कठोरता में यह भिन्नता स्पष्ट निशान छोड़ जाती है। नरम फेल्डस्पार तेजी से घिसता है, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। कठोर क्वार्ट्ज लंबे समय तक प्रतिरोध करता है, जिससे वह उभरा हुआ दिखाई देता है या कई मामलों में घर्षण बल के कारण मैट्रिक्स से पूरी तरह उखड़ जाता है, जिससे खुरदुरे गड्ढे बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म स्तर पर सतह खुरदरी और असमान दिखाई देती है। लेकिन कोर ड्रिल नंबर 7 के सर्पिल खांचे पर यह प्राकृतिक नियम टूट जाता है। यह खांचा विभिन्न खनिज घटकों को आश्चर्यजनक चिकनाई और एक रूपता के साथ काटता है, कठोरता के अंतरों की परवाह किए बिना। यह फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज को बिल्कुल समान गहराई तक और समान सटीकता के साथ काटता है। कोई उभार, कोई गड्ढा, कोई उखड़ा हुआ क्रिस्टल दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कट पथ के ठीक साथ स्थित क्वार्ट्ज क्रिस्टलों की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि वे अपने प्राकृतिक विखंडन तलों के साथ नहीं टूटे हैं। इसके बजाय वे कटे हुए या प्लास्टिक रूप से विकृत दिखाई देते हैं। ठोस अवस्था भौतिकी में क्वार्ट्ज एक भंगुर पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यह आमतौर पर प्रभाव पड़ने पर चकनाचूर हो जाता है। क्वार्ट्जेस को बिना चकनाचूर हुए साफ सुथरा काटने या विकृत करने के लिए संपर्क बिंदु पर अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव का असाधारण संयोजन आवश्यक होता है। इन परिस्थितियों के कारण ग्रेनाइट में स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण होता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस क्षण ड्रिल उसमें से गुजरी, ग्रेनाइट ने कठोर पत्थर की तरह व्यवहार नहीं किया। इसने नरम मोम या लचीले प्लास्टिक की तरह प्रतिक्रिया दी। आधुनिक मशीनिंग में यह घटना तभी घटित होती है जब अति गति वाले ड्रिल या तीव्र रूप से केंद्रित ताप स्रोत इतनी घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि काटने वाले क्षेत्र में तात्कालिक स्थानीय पिघलाव हो जाता है। सामग्री इतनी देर के लिए नरम हो जाती है कि उपकरण उसके ऊपर से गुजर सके, फिर वह ठंडी होकर पुनः कठोर हो जाती है। निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है। कोर ड्रिल नंबर 7 के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण न केवल ग्रेनाइट से अधिक कठोर था, बल्कि यह एक उच्च ऊर्जा वाला उपकरण भी था। यह न तो टूटता था और न ही घिसता था। यह पदार्थ के भीतर तक प्रवेश कर गया। तांबे की छेनी और गीली रेत की परिकल्पना क्वार्ट्ज के प्लास्टिक विरूपण की व्याख्या नहीं कर सकती। रेत और पानी शीतलक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि नहीं होती। मैनुअल प्रक्रियाएं ठंडी प्रक्रियाएं ही रहती हैं। फिर भी सूक्ष्मदर्शी से मिले प्रमाण स्पष्ट रूप से उच्च ताप दाब प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। इस बिंदु पर हमें यह स्वीकार करना होगा कि पत्थर ढोने वाले गुलामों की जानी पहचानी तस्वीर अधूरी है। यहां कुछ कहीं अधिक उन्नत चीज छिपी हुई है। एक ऐसी तकनीक जो कठोर पत्थर की भौतिक अवस्था को इस तरह से बदलने में सक्षम है जैसा कि मानवता ने अभी हाल ही में हासिल करना शुरू किया है। और यदि यह उपकरण इतनी परिष्कृत अवस्था तक पहुंच गया तो इसे निर्देशित करने वाली शक्ति क्या थी? वह है लापता कंकाल। दुनिया का सबसे तेज लेजर स्केलपेल भी कांपते हाथों में बेकार हो जाता है। कटाई की सटीकता केवल ब्लेड की धार पर ही नहीं,
बल्कि उसे पकड़ने वाले हाथ की स्थिरता पर भी निर्भर करती है। भौतिकी हमें सटीक मशीनिंग का एक मूलभूत सिद्धांत सिखाती है। कोई भी उत्पाद उसे बनाने वाले उपकरण से अधिक सटीक नहीं हो सकता। ग्रेनाइट पर 1 इंच से कम त्रुटि के साथ एकदम नियमित सर्पिल खांचा बनाने के लिए काटने वाले उपकरण को भी उतनी ही या उससे अधिक सटीकता के साथ स्थिर रखना आवश्यक है। मानव शरीर एक जैविक तंत्र है जो अनियमित कंपनों से भरा हुआ है। हमारी हृदय गति से सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं। थकी हुई मांसपेशियां कंपी पैदा करती हैं। सांस लेने से शरीर की मुद्रा में बदलाव आता है। कोई भी कारीगर, चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, 2 टन का संपीड़न बल लगाते हुए और उसे स्थिर रूप से घुमाते हुए ड्रिल बिट को उसकी धुरी पर पूरी तरह स्थिर नहीं रख सकता। यदि कोई व्यक्ति सीधे इस उपकरण को नियंत्रित करे तो ड्रिल डगमगाएगी। परिणाम स्वरूप बना छेद कभी भी पूरी तरह गोल नहीं होगा। कोण में अनियमित परिवर्तन के कारण सर्पिल खांचा टूट सकता है, टेढ़ा हो सकता है या पूरी तरह गायब हो सकता है। फिर भी कोर ड्रिल नंबर 7 और अब्बूसिर जैसी जगहों पर पाए जाने वाले हजारों अन्य ड्रिल छेद पूरी तरह से गोल और सीधे हैं। सर्पिल खांचा निर्बाध रूप से चलता है। इस ज्यामितीय पूर्णता के लिए उपकरण मार्गदर्शन प्रक्रिया से मानवीय भिन्नता का पूर्ण रूप से उन्मूलन आवश्यक है। तर्क एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। एक मार्गदर्शन तंत्र अवश्य ही मौजूद रहा होगा। एक ढांचा, एक मशीन। हम यहां यांत्रिक फिक्सचरिंग नामक अवधारणा की बात कर रहे हैं। 2 टन दबाव बनाए रखते हुए एक सटीक 90 डिग्री के कोण पर पत्थर में ड्रिल बिट को गहराई तक चलाने के लिए बिट को एक कठोर फ्रेम में लगाया जाना आवश्यक था, जिसमें एक निश्चित घूर्णन अक्ष और ऊर्जा को सुचारू स्थिर घूर्णी गति में परिवर्तित करने में सक्षम ड्राइव सिस्टम हो। पुरातात्विक अभिलेखों में इन मशीनों का न मिलना, शायद इसलिए कि वे सड़ने वाली लकड़ी से बनी थीं या इसलिए कि उन्हें अलग करके पुनर्चक्रित किया गया था, यह साबित नहीं करता कि वे कभी अस्तित्व में नहीं थीं। उनके द्वारा निर्मित उत्पाद ड्रिल कोर हमारे सामने स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। फोरेंसिक विज्ञान में यदि आपको किसी दीवार में धंसी हुई गोली मिलती है जिस पर राइफलिंग के विशिष्ट निशान हों, तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि इसे राइफल बैरल से दागा गया था, भले ही बंदूक कभी बरामद न हो। कोर ड्रिल नंबर 7 ठीक उसी गोली का उदाहरण है। इसमें राइफल बैरल की विशिष्ट छाप है, यानी उस मशीन की छाप जिसने इसे बनाया है। गोली का अस्तित्व बंदूक के अस्तित्व को साबित करता है। हम एक लुप्त हो चुकी यांत्रिक अभियांत्रिकी परंपरा के भूत का सामना करते हैं। प्राचीन मिस्रवासी केवल महान वास्तुकार ही नहीं थे, बल्कि कुशल यंत्र निर्माता भी थे, और यदि उनकी यांत्रिक दक्षता के बारे में कोई संदेह शेष है, यदि आपको लगता है कि ड्रिल के छेद किसी संयोगवश हुए हैं, तो अगला प्रमाण आपके सभी संदेहों को दूर कर देगा। पत्थर की वायुगतिकी। प्राचीन मिस्र की पत्थर तराशने की क्षमताओं पर हमारी पड़ताल अब सूक्ष्म कटाई से हटकर एक स्थूल वस्तु साबू की शिस्ट डिस्क की ओर बढ़ती है, जो हाथ से नक्काशी के बारे में हर धारणा को चुनौती देती है। 1936 में सैकरा में खोजी गई और लगभग 3000 ईसा पूर्व की मानी जाने वाली यह वस्तु पिरामिड युग से भी पहले की है। मेटासिल्ट पत्थर या शिस्ट से बनी है, जो एक परतदार रूपांतरित पत्थर है जो अत्यंत भंगुर और आसानी से बिखरने वाला होता है। शिस्ट पर हथौड़े से प्रहार करने पर भी यह नियंत्रित टुकड़ों में नहीं टूटता। यह विस्फोटक ढंग से टूट सकता है या पल भर में परत दर परत बिखर सकता है।
फिर भी हमारे सामने जो वस्तु है वह लगभग 61 सेंटीमीटर व्यास की एक पूर्णतः गोल डिस्क है, जिसमें एक खोखला केंद्रीय भाग और रेशम की तरह बहने वाली 3 सुंदर घुमावदार भीतरी लोब हैं। इसके किनारे इतने पतले होते जाते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि केवल तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़े का उपयोग करके भंगुर शिष्ट से इस आकृति को तराशने का प्रयास करना कितना कठिन होगा। हथौड़े की हर चोट से सामग्री में कंपन की लहरें दौड़ती हैं। इतनी पतली और जटिल आकृतियों के साथ ये कंपन कलाकृति के पूरा होने से बहुत पहले ही नाजुक लोबों को चकनाचूर कर देंगे। जटिल ज्यामिति ही प्रहार नक्काशी की सबसे बड़ी चुनौती है। विनिर्माण की दृष्टि से यह आकार केवल क्रमिक अपघर्षक मशीनिंग या खराद मशीनिंग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये विधियां बिना अचानक झटके दिए धीरे धीरे सामग्री को हटाती हैं और औजार को इतनी गति से चलने देती हैं कि वह नाजुक परतों को साफ सुथरा काट सके। सामग्री से भी अधिक आश्चर्यजनक इसका आकार है। पुरातत्वविद इसे भौतिक रूप से कटोरा या दीपक कहते हैं। हालांकि यह एक घटिया कटोरा है। चूंकि इसके लोभों के बीच चौड़े छिद्रों से तरल पदार्थ छलक जाएगा, इसलिए यह एक खराब लैंप भी है, क्योंकि इसकी डिजाइन प्रकाश को अवरुद्ध करती है। एक आधुनिक इंजीनियर के लिए साबू डिस्क किसी यांत्रिक घटक जैसे कि फ्लाई व्हील या पंपों में प्रयुक्त अपकेंद्री इम्पेलर से काफी मिलती जुलती है। इसके 3 घुमावदार लोब स्पष्ट वायुगतिकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्च गति पर घूर्णन के दौरान तरल पदार्थों या गैसों के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह गति अपकेंद्री बल और यांत्रिक कार्य को दर्शाता है। साबू डिस्क भौतिक साक्ष्य का दूसरा टुकड़ा है, जो कोर ड्रिल संख्या 7 का पूर्णतया पूरक है। यदि कोर अत्यधिक बल से कठोर पदार्थों को काटने की क्षमता सिद्ध करता है, तो डिस्क उत्कृष्ट जटिलता के साथ भंगुर पदार्थों को आकार देने की क्षमता सिद्ध करती है। दोनों के लिए पदार्थ पर ऐसे नियंत्रण की आवश्यकता होती है जो मानव हाथों और आंखों की क्षमता से कहीं अधिक है। ये इंजीनियरिंग चिंतन के उत्पाद हैं, मात्र सजावटी कला नहीं। जब हम पीछे हटकर कोर ड्रिल नंबर 7 पर मौजूद सूक्ष्म सर्पिल खांचों से लेकर साबू डिस्क के वायुगतिकीय आकार तक की पूरी तस्वीर का अवलोकन करते हैं, तो भौतिकी का निष्कर्ष यह निकलता है कि एक स्पष्ट सत्य सामने आता है। ये कलाकृतियां अब कांच के पीछे रखी हुई निष्क्रिय संग्रहालय की वस्तुएं नहीं हैं। ये ऐतिहासिक दुर्घटना से बचे हुए डेटा रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स हैं। घर्षण, दबाव और क्रिस्टल संरचना की भाषा में संकलित उनके द्वारा संरक्षित डेटा उस कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है जो हमें सिखाई गई थी। भौतिकी के नियम निष्पक्ष और अचूक गवाह के रूप में कार्य करते हैं। वे बताते हैं कि इन कटाई को करने के लिए एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता थी जो टन दबाव उत्पन्न करने, दिशा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने और इतनी तेज गति से काटने में सक्षम हो कि कठोर पत्थर क्षण भर में मोम की तरह नरम हो जाए। इसे समझाने के लिए हमें अलौकिक शक्तियों या जादू का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्पष्टीकरण सतही राहत प्रदान करते हैं। वास्तविकता कहीं अधिक आश्चर्यजनक साबित हो सकती है। हमारे पूर्वज हाड़ मांस के मानव एक समय पदार्थ, विज्ञान और यांत्रिक अभियांत्रिकी में उन ऊंचाइयों पर पहुंचे थे जिन्हें हम भूल चुके हैं। उनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार था जिसने उन्हें भौतिक जगत पर उस तरह से महारत हासिल करने में सक्षम बनाया जिसे हमने हाल की शताब्दियों में ही पुनः खोजा है। सबसे बड़ा प्रश्न अब यह नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। भौतिकी ने हमें पहले ही दिखा दिया है कि क्या हुआ था।
एक उच्च ऊर्जा वाली मशीनिंग प्रक्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह प्रक्रिया लुप्त क्यों हो गई। ग्रेनाइट को लकड़ी की तरह तराशने में सक्षम सभ्यता बाद की शताब्दियों में पत्थर कूटने के पुराने औजारों पर क्यों लौट आई। वे महान मशीनें बिना किसी निशान के क्यों गायब हो गईं? मानवता को उन विशाल पत्थरों के बीच भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया जिन्हें वे अब आकार नहीं दे सकते थे। कोर ड्रिल नंबर 7 पेट्री संग्रहालय में शांति से पड़ा है, ज्ञान की क्षण भंगुरता का एक मौन अनुस्मारक। यह सिद्ध करता है कि प्रगति एक अटूट ऊर्ध्वगामी रेखा नहीं है। हम एक समय असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचे थे और फिर दर्दनाक रूप से नीचे गिरे, इतनी दूर कि हम वह सब भूल गए जो हम कभी जानते थे। पत्थर की खामोशी में हमें एक खोई हुई विरासत की गूंज सुनाई देती है, जो एक बार फिर समझे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।